हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शिवम और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जीएस पॉइंट में। दोस्तों, आज हम देखिए आपके लिए वैदिक काल लेकर के आए हैं। वैदिक काल से संबंधित यहां पर बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं से पूछे जाते हैं, तो आज हम पूरा वैदिक काल कवर करेंगे। और इसके पीछे वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि वैदिक काल जब आगे चल करके दो भागों में टूट जाता है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, तो उनमें कुछ चार प्रमुख डिफरेंट थे, वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे। अगर वो वाली क्लास आपने अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वाली क्लास को जा करके देख लीजिएगा। और जहाँ पर आज हम आपको पूरा वैदिक काल कवर करेंगे, पूरे ऋग्वेद, पूरे वेद, पूरी नदियाँ, पूरे सामाजिक, यहाँ की समाज की व्यवस्था, पूरे देवता, सारा कुछ यहाँ पर, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का समाज कैसा था, सब कुछ यहाँ पर हम इसी क्लास में आज कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है, यहाँ पर सबसे प्रमुख वेद हैं। तो वेदों में सबसे पहला वेद है जो वो हमारा ऋग्वेद है। और दोस्तों, ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और यहाँ पर 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। 10,580 ऋचाएँ। तो दोस्तों, इन्हीं ऋचाओं की अधिकता के कारण ही ऋग्वेद का नाम ऋग्वेद पड़ा। और यहाँ पर दोस्तों, दूसरा और सातवां मंडल जो है सबसे पुराना है। जो दूसरा मंडल और सातवां मंडल है वो यहाँ पर सबसे पुराना है। सातवें मंडल में दशराज युद्ध की चर्चा है, दशराज युद्ध। और तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। तीसरा मंडल जो कि प्रेजेंट में ज़्यादातर स्कूलों में प्रेयर के टाइम कराया जाता है। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था को बताया गया है। और 9वें मंडल में जो है सोम देवता का वर्णन किया गया है। तो ये ऋग्वेद से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ से मैंने आपको बताया। और दूसरा जो हमारा फेमस वेद है वो है हमारा सामवेद। सामवेद को जो है संगीत का वेद भी कहा जाता है। संगीत के लिए प्रमुख है और इसमें 7 स्वरों का वर्णन किया गया है, जो कि सारे गामा पाधा नी सा करके हैं, जो कि गायक स्टार्टिंग में इन्हीं को जो है सीखते हैं पहले। और इसमें जो है कुल मंत्रों की संख्या वो 1875 है। लेकिन वास्तव में यहाँ पर 99 मंत्र हैं। 99 मंत्र वास्तव में इसलिए हैं क्योंकि ये 99 मंत्र सिर्फ सामवेद के हैं और बाकी जितने भी मंत्र हैं वो सब जो है ऋग्वेद से उठा करके यहाँ पर रखे गए हैं। इसलिए यहाँ पर कुल मंत्र जो है 1875 हो जाते हैं और वास्तव में जो है यहाँ पर 99 मंत्र हैं। ठीक है। और तीसरा इसके बाद हमारा वेद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 1990 है। और ये वाला वेद युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा के लिए प्रमुख रहता है। ठीक है। इस वेद में जो है युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा की गई है। तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद के उच्चारण को करने वाले को क्या कहते हैं। जो ऋग्वेद का उच्चारण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद के उच्चारण करने वाले को हम होत्र कहते हैं, होत्र। और सामवेद के उच्चारण वाले को उद्गाता कहा जाता है और यजुर्वेद वाले को उर्ग्यु। तो फ्रेंड्स, ये वाले पॉइंट भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें भी आप साथ में कवर कर लीजिए कि ऋग्वेद का उच्चारण जो करता है वो होत्र कहलाता है। सामवेद का जो उच्चारण करता है वो उद्गाता कहलाता है। और जो हमारा यजुर्वेद का उच्चारण करता है वो उर्ग्यु कहलाता है। इसके बाद अथर्ववेद का जो उच्चारण करता है उसे हम ब्रह्मा कहते हैं। इसको भी साथ में कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन हम यहाँ पर जो है आपको एक नई क्लास पूरी बनाएंगे, उसमें जो है आपको पूरा ये वेद के जो उपवेद हैं, फिर उपवेद के उच्चारण वाले को क्या कहा जाता है, पूरा उसमें जो है फुल डिटेल के साथ इसके बाद हम वो वाली क्लास भी बना देंगे। तो यजुर्वेद में जो है यहाँ पर जो 3 जो है यज्ञ का वर्णन किया गया है। पहला अश्वमेध यज्ञ, फिर राजसूय यज्ञ, तीसरा वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ जो है दोस्तों शक्ति प्रदर्शन के लिए प्रमुख था। यहाँ पर जो है शक्ति का प्रदर्शन किया जाता था वाजपेय यज्ञ में। इसके बाद अथर्ववेद आता है। अच्छा, अथर्ववेद की रचना जो है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में की गई है। तो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना था और पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना था? तो पूर्व वैदिक का टाइम पीरियड जो था वो 1500 से 1000 था और उत्तर वैदिक काल का 1500 से 600 था। तो टोटल वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 से 600 हो गया। तो दोनों में जो डिफरेंट था वो पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया है। 4 प्रमुख डिफरेंट थे, उसकी क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। अथर्ववेद में कुल मंत्रों की जो कुल मंत्र हैं वो हमारे 6000 हैं। टोटल मंत्रों की संख्या अथर्ववेद में 6000 है। और ये वाला वेद जादू टोना वशीकरण के लिए प्रमुखता रखता है। यहाँ पर जो चर्चा है वो जादू टोना और वशीकरण की
चर्चा की गई है। और इस वेद को जो है हम आरण्यक वेद भी कहते हैं। ये आरण्यक वेद है। आरण्यक वेद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो रचना है वो जंगलों में की गई है और सबसे बाद में इसकी रचना की गई है उत्तर वैदिक काल में, लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में की गई है। और कुछ लोगों को अगर ईसा पूर्व और इसी में अंतर ना पता हो तो उस क्लास का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी क्लास मैंने आपको पहले पढ़ाई है। तो ये वाला आरण्यक वेद है, बाकी जो है आरण्यक वेद नहीं है। और हमारा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को मिला करके हम त्रिवेद भी कहते हैं। तो ये हो गया। अब दोस्तों देखते हैं हम वैदिक काल के प्रमुख देवता। तो यहाँ पर जो है प्रमुख देव, सबसे मुख्य देवता जो थे वो हमारे इंद्रदेव थे। इनकी चर्चा वैदिक काल में 250 बार की गई है। यहाँ आप देख लीजिए 250 बार की गई है। और इनको जो है पुरंदर के नाम से वहाँ पर जाना जाता था। दूसरे जो इंद्रदेव को जो है युद्ध का देवता और वर्षा का देवता भी कहा जाता था। दूसरे जो देवता हैं वो हमारे अग्नि देवता थे। अग्नि की चर्चा जो है हमारे 200 बार की गई है। अग्नि की चर्चा वैदिक काल में 200 बार की गई है। दोस्तों ये जो कितनी बार चर्चा की गई है, ये वाला प्रश्न एक बार पूछा भी गया है, इसलिए इनको आप थोड़ा सा ठीक से ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद जो वरुण देव हैं वो वायु के देवता हैं। इसके बाद सोमदेव जो है वो जंगल के देवता है। और मारुत को तूफान के देवता कहा गया है और रौद्र को पशुओं का देवता कहा गया है। और जो रौद्र देव थे वो सबसे क्रोधित देवता थे। ठीक है। अब यहाँ की जो फेमस नदियाँ हैं वो देख लीजिए आप। झेलम, व्यास, चिनाब, सतलज, रावी, गंडक, सरस्वती, सिंधु, ये टोटल कुछ 8 नदियां हैं जो कि यहाँ पर जो है सबसे प्रमुख थी वैदिक वैदिक सभ्यता में। तो झेलम को वितस्ता कहा जाता था, व्यास को विपाशा, चिनाब को अस्कनी, सतलज को सतुद्री, रावी को परशुड़ी, गंडक को सदानीरा, सरस्वती को घग्गर और सिंधु नदी को सिंध कहा जाता था। तो दोस्तों जो ये सिंधु नदी थी ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। और दोस्तों आपने जब हमने आपको पिछली क्लास में हमने आपको हड़प्पा सभ्यता बताया था, तो वहाँ पर बताया था कि जो सबसे प्रमुख कारण है हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने का, वो सिंधु नदी पर बाढ़ आने के कारण कहा गया है। इसके बाद यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी दोस्तों, तो जैसे अभी प्रेजेंट में आप देखते हैं पंचायतें लगती हैं, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ऐसे करके बहुत सारे जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं जो या फिर यूनियन बुलाए जाते हैं। इसी प्रकार से जब वैदिक सभ्यता थी तो उस समय 3 प्रकार की सबसे जो प्रमुख व्यवस्थाएं थी वो थी हमारा सभा, समिति एवं विद्य। तो सभा जो थी वो साधारण लोगों का संगठन था। साधारण लोगों का संगठन कहें या निम्न लोगों का संगठन कहें, तो यहाँ पर जो सभा थी वो साधारण लोगों का संगठन था। और इसकी चर्चा 8 बार की गई है। चर्चा वाले प्रश्न को ज़्यादा मिल रहे हैं तो इसकी चर्चा जो है 8 बार की गई है। इसके बाद दोस्तों जो समिति थी ये उच्च लोगों का संगठन था। जो उच्च लोग थे हमारे, उनका संगठन था। वो लोग आपस में सलाह मशविरा करते थे। कोई भी समाज का अगर डिस्कस करना हो तो वहाँ पर जो है उच्च वर्ग के लोग सिर्फ समिति में बैठते थे और इसकी चर्चा जो है 9 बार की गई है। इसके बाद जो विद्य था वो हमारा महत्वपूर्ण संगठन था और इसकी चर्चा जो है 122 बार की गई है। महत्वपूर्ण संगठन की चर्चा 122 बार की गई है। लेकिन दोस्तों ये जो समिति थी, जो उच्च संगठन था, यहाँ पर जो है महिलाओं को अवैध किया गया था। यानी यहाँ पर जो इस समिति में जो है महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी। तो यहाँ पर आप ये 3 प्रकार की सामाजिक व्यवस्था हैं, तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिए। और इसके बाद दोस्तों अभी कुछ चीज़ें यहाँ पर वैदिक सभ्यता में रह गई हैं। जैसे यहाँ की सभ्यता कैसी थी, यहाँ का जो क्रम कैसे था। जैसे अभी प्रेजेंट में हमारा पहले गाँव रहता है, फिर उसके बाद ग्राम पंचायत आती है, फिर उसके बाद ब्लॉक आता है, फिर जिला आता है, फिर राज्य, ऐसे करके वैदिक सभ्यता में जो है वैदिक काल में जो है किस प्रकार से जो है प्रशासनिक नियम चलते थे या फिर किस प्रकार से वहाँ की समाज की व्यवस्था किस प्रकार से आगे बढ़ती थी। तो हम चलिए उसको भी अभी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपने अभी तक सभा, समिति तक और वित्त तक आपने देखा था। अब इसके बाद से जो है हम इसके आगे का देखते हैं। तो यहाँ का जो सबसे प्रमुख पशु था वैदिक काल का वो हमारी गाय थी। गाय समृद्धि का प्रतीक हुआ करती थी। यानी जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय होती थी वह व्यक्ति उतना ही ज़्यादा धनवान माना जाता था। और यहाँ पर गाय को वैदिक काल में अधन्या के नाम से जाना जाता था। इसे हम अधन्या कहते थे और इसका उल्लेख 176 बार मिलता है। गाय का उल्लेख
176 बार मिलता है और इसे अधन्या के नाम से जाना जाता था। और गविष्टि, एक शब्द यहाँ पर आप देख रहे हैं गविष्टि। गविष्टि जो है गाय के लिए किया गया युद्ध, यानी जब आपस में गायों की चोरी हो जाया करती थी तो उस समय गविष्टि होती थी, यानी गायों के लिए युद्ध होता था। और इसका सबसे प्रमुख उत्तरदायित्व जो है वो राजा निभाता था, क्योंकि इसका सबसे प्रमुख जो है वो राजा का ही काम होता था कि वो जो गविष्ट करेगा वो राजा करेगा, ये सबसे प्रमुख काम राजा का होता था। इसके बाद जो यहाँ का समाज था वो हमारा पितृसत्तात्मक था। जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा कि वहाँ का समाज मातृसत्तात्मक था, वैसे ही आपने यहाँ पर देखा कि वैदिक काल में जो समाज हो गया था वो हमारा पितृसत्तात्मक हो गया था। इसके बाद जो यहाँ की सभ्यता थी वो हमारी ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता से अगर कंपेयर करें तो वहाँ की सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। अब यहाँ पर जो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जैसे अभी प्रेजेंट में देखें, सबसे छोटा जो इकाई होती है हमारी, सबसे परिवार होता है, फिर उसके बाद गांव होता है, फिर उसके बाद हमारी पंचायतें, फिर उसके बाद ब्लॉक, फिर जिला, ऐसे होता है। तो वहाँ पर जो सबसे छोटी इकाई थी वो हमारी ग्राम थी। और ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामिक कहा जाता था। अगर हम देखें यहाँ पर तो ग्राम के मुखिया को जो है हम ग्रामिक कहते थे। तो ग्राम का जो मुखिया होता था वो हमारा ग्रामिक कहलाता था, ग्रामिक। और वहीं जो सबसे बड़ी इकाई होती थी वो होती थी जन। और जन के मुखिया को जो है हम राजन कहते थे, राजन। सबसे छोटी इकाई वैदिक काल में ग्राम, ग्राम का मुखिया ग्रामिक, सबसे बड़ी जन, जन का मुखिया राजन। ठीक है। अब बात करें पूर्व वैदिक काल, तो पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ चीज़ें जो छूट गई थी वो हम यहीं पर कवर किए दे रहे हैं कि पूर्व वैदिक काल की जो फेमस महिलाएं थी, जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, वो थी अपाला, गोपा, लोपा और मुद्रा। ठीक है। और वहीं बात करें हम उत्तर वैदिक काल की कि यहाँ की जो सबसे पढ़ी लिखी और फेमस महिलाएं थी वो थी गार्गी, मैत्री और कृत्यायनी। अब दोस्तों यहाँ पर जो टैक्स दिया जाता था वो बलि के नाम से कहा जाता था, उसे बाल या बलि, कुछ किताबों में बाली लिखा है और कहीं कहीं पर बलि लिखा है। तो जो टैक्स होता था प्रेजेंट में जिसे कर कहा जाता है वो उस समय बलि के नाम से प्रमुख था। तो ये जो टैक्स था वो बलि, यहाँ पर ये राजा को लोग देते थे और वो उपहार स्वरूप लोग जो है राजा को दिया करते थे, गिफ्ट के तौर पर उन्हें गिफ्ट किया करते थे। उसी से राजा का जो है काम चलता था, लोगों की सेवा करता, प्रजा की देखभाल किया करता था। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया कि जो वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो हमारे आर्य थे। हमने ये चीज यहाँ पर नोट डाउन नहीं की है। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, यहाँ पर लिख देते हैं हम। जो दोस्तों वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। अब यहाँ पर आर्य आए कैसे? तो ये जो है विद्वानों में सबसे ज्यादा मतभेद इसी बात को लेकर के है। तो यहाँ पर जो सबसे 4 फेमस हमारे विद्वान हैं उनको हमने यहाँ पर कवर किया है। तो जो मैक्स मूलर थे उन्होंने कहा है कि आर्य मध्य एशिया से आए। वहीं अगर संपूर्णानंद की बात करें तो उन्होंने कहा है कि आर्य आल्पस पर्वत से आए। दयानंद सरस्वती का कहना था कि आर्य तिब्बत से आए हैं। और वहीं अगर तिलक का कहा जाए कि तिलक जी ने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए या आर्कटिक प्रदेश से आए। ठीक है। तो यहाँ पर जो सर्वाधिक मान्यता है वो मैक्स मूलर की है कि आर्य कहाँ से आए? मध्य एशिया से आए। तो सर्वाधिक मान्यता यही है, सर्वाधिक मान्य आर्य मध्य एशिया से आए। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें थोड़ा सा पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को अगर हम कंपेयर करें तो दोस्तों जो पूर्व वैदिक काल था वहाँ का जीवन जो है पशुपालन पर आधारित था और यहाँ का जीवन जो है गतिशील हो गया था, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे की खोज हो गई थी। लोहे की खोज कहाँ हुई थी? तो दोस्तों पूर्व वैदिक काल में नहीं, लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। और ये स्थान कौन से स्थान से सबसे पहले खोज हुई थी? तो वो था हमारा अंतर्जीत खेड़ा। अंतर्जीत खेड़ा यूपी। तो सबसे पहले
लोहे की खोज यहीं से हुई थी। तो यहाँ से जब लोहे की खोज हुई तो दोस्तों यहाँ पर से जो है औद्योगिक विकास शुरू हो गया, यानी जीवन जो है गतिशील हो गया था। तरह-तरह के काम शुरू हो गए थे क्योंकि लोहे से जो है बहुत सारी चीज़ें हमारी जो है आसान होने लगी थी। जहाँ पर जो है लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, जहाँ पर तांबे का प्रयोग किया जाता था, जहाँ पर काँसे का प्रयोग किया जाता था, अब वहाँ पर जो है लोहे का प्रयोग किया जाने लगा था। और अगर हम थोड़ा-सा इसी पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में कंपेयर करें, तो जो पूर्व वैदिक काल था, यहाँ की जो प्रमुख महिलाएँ थी अपाला, गोपा, लोपा और मुद्रा। तो यहाँ पर जो है महिलाओं की स्थिति काफ़ी हद तक जो है अच्छी थी। लेकिन समय के अनुसार जब हमारा उत्तर वैदिक काल आया, तो जो है वहाँ पर जो है महिलाओं की स्थिति बेहद दयनीय हो गई थी। यहाँ की हालाँकि गार्गी, मैत्री और कात्यायनी जैसी प्रमुख शिक्षित महिलाएँ थी, लेकिन यहाँ पर जो है महिलाओं की स्थिति बेहद खराब हो गई थी। यहाँ पर जो है कुरीतियाँ फैलने लगी थी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है समाज में कुरीतियाँ फैल गई थी, जैसे सती प्रथा और भी बहुत से बाल विवाह, जैसे आपने पिछली क्लासों में देखा होगा कि जैसे अगर हम बात करें कि सती प्रथा का अंत किसने किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का और राजा राम मोहन राय का नाम आ जाता है। तो इसी प्रकार से बहुत सी जो कुरीतियाँ थी, वो हमारे उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हो गई थी। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ वैदिक काल के प्रमुख क्वेश्चन जो कि हमने आपको पूरा कवर किया है। गाय के लिए गविष्टि आपने ये भी देखा, समाज भी देख लिया, ग्रामीण देख लिया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन अगर बात करें कि विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन-सी थी, तो वो थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व की दूसरी नगरीय सभ्यता कौन-सी थी और अगर भारत में खास कर कहें तो वो थे हमारे महाजनपद। क्योंकि महाजनपद जब यहाँ से जब इसके आगे जब काल बढ़ेगा वैदिक काल, तो इसके बाद से जो है हम आपको 2 धर्म पढ़ाएँगे, क्रमशः बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसके बाद से महाजनपद हमारे शुरू हो जाते हैं। तो इसे जो है जब सब पूरा-पूरा जो डेडिकेशन जाता है, वो सब हमारा लोहे का जाता है। इसी की वजह से जो है महाजनपद में फिर से नगरीय सभ्यता आरंभ हो गई थी। तो आई होप आपको ये वाली क्लास पूरी बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। इसका जो मैंने आपको बताया था कि जो 4 प्रमुख डिफरेंट थे, वो वाली क्लास भी आप थोड़ा-सा देख लेना। उसमें जो 4 फेमस डिफरेंट थे, वो हमने यहाँ पर नहीं बताया आपको। और इसके बाद से दोस्तों आपको हम यहाँ पर आपको पहले जो हमने बताया है वेद, तो वेद में वेद के उपवेद, उनके जो क्या कहते हैं उनको उद्गाता वगैरह उनके जो होते हैं, वो सारा कुछ सब हम आपको थोड़ा-सा इसके आगे वाली क्लास में छोटी-सी क्लास होगी, उसमें उपनिषद, वेदांग और आपके जो आश्रम होते हैं, इन 3-4 टॉपिक को जो है हम उसमें कवर कर लेंगे। तो ये वाला आप तब तक के इसको कवर कर लीजिए और आई होप आपको पूरी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपने क्लास यहाँ तक देखी है, तो अगर चैनल आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सेकंड क्लास आपको हम बहुत जल्दी ही लेकर के आएँगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।